साथियों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे यूपी टेट एग्जाम जूनियर लेवल 2026 के सामाजिक अध्ययन विषय के ऊपर। जैसा कि आपको मैं यहाँ पे पूरी 100% गारंटी देता हूँ कि यदि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे तो 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आपका यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला है। साथियों, बहुत ही यूनिक वीडियो है, इसकी मैं पूरी आपको गारंटी देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत यदि देखा जाए तो आपके 8 विषय आते हैं। सबसे जो अंतिम 8वां विषय जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो आपका है उद्यान विज्ञान एवं फलों के संरक्षण को लेकर के है। इसके पूर्व मैंने जो है उद्यान विज्ञान को लेकर के एक बहुत ही यूनिक वीडियो बना रखी है और जहां से 3 से 4 क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से वहां से बनता है, जिसमें हमने चर्चा की है कि जो है यानी फ्लोरिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और साथ ही साथ वहाँ पे खेती का प्रकार, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र में की जाने वाली सीढ़ीदार खेती हो, चाहे आपकी झूमी खेती की बात की जाए। इसके अलावा उस वीडियो में आपको जो है मसालों का उपयोग किया जाने वाला जो भाग होता है, जो आप यूज में लाते हैं, उसका क्या नाम होता है, और फलों के रंग एवं कड़वाहट को लेकर के, और साथ ही साथ उस वीडियो में आपको जो है भारत के 10 प्रमुख कृषि संस्थानों की चर्चा भी उसमें की गई है। बहुत ही यूनिक वीडियो है साथियों। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत वो है आपका फल संरक्षण को लेकर के। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, शुरुआत में थोड़े सिद्धांत की बात की जाएगी क्योंकि सिद्धांत से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इस वीडियो के स्टार्ट में आप जान पाइएगा कि वास्तव में जो फल संरक्षण के उद्देश्य क्या हैं, इसके कुछ प्रमुख सिद्धांत क्या हैं और फल संरक्षण की कौन कौन सी प्रमुख विधियां हैं, चाहे वो भौतिक विधि हो चाहे वो आपकी रासायनिक विधि हो। लेकिन इस वीडियो में जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है फल संरक्षण को लेकर के वो आपका होता है जेली, जेम एवं मार्मलेट को लेकर के। यहाँ से बहुत ज़्यादा यूनिक क्वेश्चन बनते हैं। और साथियों, इसके अलावा आपको अब तक जो है यूपी टेट जूनियर लेवल प्रीवियस के जितने भी एग्जाम हुए हैं 2021 तक, उसमें जो भी आपका जेली, जेम, मार्मलेट या फलों के संरक्षण को लेकर के जितने भी क्वेश्चन बने हैं उस पर चर्चा होगी और साथ में प्रैक्टिस सेट है। तो इस वीडियो में इतनी सारी ढेर चीज़ें आपको मिलने वाली है, बस आपको जो है इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। और साथियों, आपसे मेरा एक विनम्र आग्रह है कि यदि आप चैनल पर नए हैं, अब तक आपने लर्निंग अड्डा 21 चैनल को साथियों सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथियों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मैं बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको तक पहुंच सके। तो चलिए हम ज़्यादा देर न करते हुए सीधा अपने हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आज जानेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार जो फलों या आपका फल है या कोई सब्जी है या फल एवं सब्जियों या हम खाद्य पदार्थ की भी बात करेंगे, तो कहने का मतलब फल एवं सब्जियों का संरक्षण कि क्या उद्देश्य है, यानी उसको कैसे संरक्षित किया जाए। तो सबसे पहले हम उद्देश्य को थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, चूंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, ये सारी चीज़ अगर आपकी अपडेट है तभी आप इधर आप कर पाइएगा, तो थोड़ा आपको 5 मिनट समय देना है। देखिए, इसका जो फलों के संरक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यही होता है कि जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। जैसे आप देखते हैं कोई फल हो या फूल हो या सब्जी हो या कोई भी खाद्य पदार्थ होता है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो है जो सूक्ष्म जीव, जो बाहरी सूक्ष्म जीव होते हैं वो उसको नष्ट करने का काम करते हैं। तो कहने का मतलब सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, रासायनिक क्रियाओं में प्रयुक्त एंजाइम को नष्ट करना और उसके बाद स्वयं रासायनिक क्रियाओं पर रोक लगाना और सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों पर रोक लगाना। जैसे आप देखते हैं कोई अचार होता है या तो आप देखते हैं अगर अचार में आप नमक की मात्रा मिला देते हैं, यदि अचार में आपने नमक मिला दिया तो उसके ऊपर जो लगने वाले जो फंगस हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी जो गतिविधियां होती हैं वो रुक जाती हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे नमक जो है किसका काम कर रहा है, तो वो एक तरह से परिरक्षण का काम कर रहा है, यानी उसका संरक्षण कर रहा है। यदि कोई मान लीजिए जेली है या जेम है तो उसके परिरक्षण का काम कौन करता है, वो आपके उसके परिरक्षण का काम जो जेली जेम में मिलाए जाने वाली जो चीनी होती है यानी जो शक्कर होता है, वो जो है सूक्ष्म जीवों की जो गतिविधियां होती हैं, जो उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसको नष्ट करने का काम करता है। तो जो इसका उद्देश्य यही होता है
फलों के संरक्षण का, खास करके कि आप बैक्टीरिया को मार दीजिए, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। और जिन एंजाइम के द्वारा, जैसे जो एंजाइम के द्वारा, जैसे मान लीजिए कोई फल है आपका, कोई खाद्य पदार्थ है, तो जिस एंजाइम के द्वारा वो उसको नुकसान हो रहा है तो वो उसको जो है क्या कर देता है, वो नष्ट कर देता है। चलिए ज़्यादा देर अब आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा उद्देश्य है, मात्र यही उद्देश्य है। अब इसके बाद प्रमुख सिद्धांत की बात करते हैं। देखिए प्रमुख सिद्धांत ये है कि जैसे अगर आप फलों के संरक्षण करने का प्रमुख सिद्धांत कुछ इस तरीके के हैं कि जैसे आप उच्च ताप का उपयोग करके, यदि आप कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, यदि उनका आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा उच्च कर देते हैं तो उच्च टेम्परेचर पे उनके ऊपर जो सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं उनके नष्ट हो जाते हैं और वो चीज़ जो है संरक्षित हो जाता है, यानी वो खाद्य पदार्थ या फल फूल सब्जियां संरक्षित होंगे। दूसरा, निम्न ताप का उपयोग करके, जैसे आप देखते हैं रेफ्रिजरेटर हुआ या कोल्ड स्टोर हुआ, वहां पे क्या होता है कि उसका एक जो है निश्चित टेम्परेचर कर दिया जाता है और एक निश्चित टेम्परेचर पे जो सूक्ष्म जीव होते हैं या जो हानिकारक एंजाइम्स होते हैं, खास करके जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो आपके जो बैक्टीरिया होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं निम्न टेम्परेचर। जैसे आप कोई रेफ्रिजरेटर में, फ्रीज में यदि आप कोई सब्जी फल रख देते हैं तो काफ़ी दिनों तक वो सुरक्षित एवं संरक्षित रहता है। उसका एक ही कारण होता है कि उसके जो एक निम्न टेम्परेचर पे जो बैक्टीरिया होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। वो या तो वो नष्ट हो जाएंगे या वो निष्क्रिय रहेंगे, निष्क्रिय अवस्था में रहेंगे। इसीलिए आगे है नमी का निष्कासन करके, बहुत सारी ऐसी खाद्य पदार्थ मिलेंगे आपको, फल सब्जियां मिलेंगी जिसकी नमी को यदि हटा दिया जाए, कम कर दिया जाए तो वो संरक्षित होते हैं। वायु का निष्कासन करके, कभी जो है वायु को भी निष्कासित करके, खास करके आप देखिएगा कि मृदु प्रतिरोधी पदार्थों का उपयोग करके, ये जो बहुत ज़्यादा यूनिक है, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं, समझना है। मृदु प्रतिरोधी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका यदि आप उपयोग कर देते हैं तो उन पदार्थों का उपयोग कर देने के कारण ही या उनका प्रयोग कर देने से आपका जो है उसे संरक्षित किया जाता है। जैसे आपका नमक हो गया, आप देखिए नमक आप सिरका मिला देते हैं खाद्य पदार्थ में तो भी वो सुरक्षित हो जाता है। शक्कर, जैसे आप जेली जेम देख रहे हैं, मार्मलेट देख रहे हैं, या कोई जैसे फलों का रस होता है, कोई फल है जैसे आप देख रहे हैं आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा अमरूद, हर फलों का आपको रस मिलता है, तो वो जो रस मिलता है और काफ़ी दिनों तक, मिनिमम 6 महीने तक वो बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, तो उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे यही सब कारण है। जैसे उसमें सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है, तो वो कुछ ऐसी चीज़ें, रासायनिक चीज़ें मिला दी जाती हैं जिसके द्वारा जो है वो काफ़ी दिनों तक वो जो है आपका सुरक्षित एवं संरक्षित रहता है। तो ये सब चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे। नमक, सिरका, शक्कर और रासायनिक परिरक्षण। तो रासायनिक परिरक्षण का मतलब रासायनिक पदार्थ जो उसकी रक्षा करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये नमक, सिरका, शक्कर और ये सभी, जैसे मैंने सोडियम बेंजोएट का नाम लिया, ये सारे जो है आपके परिरक्षण का काम करते हैं, यानी संरक्षक पदार्थ की कैटेगरी में आते हैं। अब हम लोग परिरक्षण की विधियां जान लें, यानी फल एवं सब्जियों के जो संरक्षण की विधियां हैं उसे भी जानना है। तो वो जो विधि होती है देखा जाए तो 2 प्रकार में आएगी, एक भौतिक विधियां हैं और एक आपकी रासायनिक। भौतिक विधियों में आप क्या है कि वो ताप दाब यानी उसका टेम्परेचर अप डाउन करिएगा। रासायनिक में क्या है कि रसायनों का प्रयोग करके आप उसको सुरक्षित एवं संरक्षित करिएगा। तो रसायनों में आप जानते हैं अम्लें आएंगी, आपका नमक आएगा और नमक के साथ साथ कुछ जो है रासायनिक पदार्थ भी आएंगे, इसकी भी बात करेंगे हम लोग। तो भौतिक विधियों की यदि बात की जाएगी तो उसमें आपका आता है प्रशीतन, यानी कोल्ड स्टोर की बात हो रही है, रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है। तो इसमें यदि किसी जो खाद्य पदार्थ है, फल एवं सब्जियां हैं, यदि उनका टेम्परेचर आप -2.2 डिग्री सेल्सियस से आप 16 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, तो इसके बीच यदि कोई भी आपका फल है, सब्जी है, तो वो जो है क्या करता है, वो जो है संरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है। तो प्रशीतन का टेम्परेचर इतना होता है। आगे है निर्जीवीकरण। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं यदि हम उनका टेम्परेचर 100 से 121 डिग्री के बीच कर दें और 15 से 45 मिनट तक उस पदार्थ को गर्म कर दें इतने टेम्परेचर पे, तो उसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो डेड हो जाते हैं और वो काफ़ी दिनों तक वो जो फल है यानी सब्जी है या जो वो पदार्थ है, खाद्य पदार्थ, वो उपयोग में लाया जा सकता है, सुरक्षित किया जा सकता है। आगे है पाश्चुरीकरण, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पाश्चुराइजेशन। तो देखिए पाश्चुरीकरण में क्या होता है कि कोई भी जो पेय पदार्थ होता है उसका हम टेम्परेचर 79.4 डिग्री सेल्सियस से हम 90.5 डिग्री सेल्सियस से
1 से 5 मिनट तक उसे गर्म किया जाता है। यानी इतना किसी भी पेय पदार्थ को इतना टेम्परेचर के बीच 5 मिनट तक गर्म करके यदि उसे ठंडा कर लिया जाता है तो वो फिर पदार्थ संरक्षित हो जाता है और यही प्रोसेस आपका पाश्चराइजेशन कहलाता है। खास करके दूध वगैरह में इस पाश्चराइजेशन की क्रिया से उसे सुरक्षित किया जाता है। अब आते हैं रासायनिक विधियों की बात कर लें कि वो कौन सी रासायनिक विधियां हैं जिनके द्वारा जो है फलों का संरक्षण होता है। देखिए, एक है अम्लता का प्रयोग करके। जैसे कोई भी खाद्य पदार्थ है, बहुत सारे पेय पदार्थ भी होते हैं, जैसे आपके कोई भी जूस हो गया, फलों का जूस हो गया, या फलों के द्वारा बनने वाले जेली हो गए, जेम हो गए, या आपका अचार हो गया, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। तो ये अम्लता का उपयोग करके, यानी इस रसायन का उपयोग, इन अम्लों का, अम्ल क्या है, रसायन है, तो इन रसायनों का प्रयोग करके जो है खाद्य पदार्थ को संरक्षित किया जाता है। उनमें कौन है? एक है आपका सिट्रिक अम्ल, दूसरा है सिरका, और तीसरा है आपका टार्टरिक अम्ल। सिरका भी कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, इसकी भी चर्चा हम लोग फर्मेंटेशन में करेंगे आगे, ठीक है। एक है नमक का उपयोग करके। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है। देखिए, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें यदि हम नमक का प्रयोग कर दें तो उसमें जो पनपने वाले बैक्टीरिया होते हैं, देखिए जब हम नमक का प्रयोग करते हैं तो जो उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं उस खाद्य पदार्थ के, वो नष्ट हो जाते हैं, या तो वो जो है धीरे धीरे वो जो है निष्क्रिय हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जितने भी अचार है या चटनियाँ हैं उनमें नमक का प्रयोग किया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है कि जो नमक है वो परिरक्षण का काम करता है, संरक्षण का काम करता है। और ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो जो इसकी मात्रा होती है वो 15 से, जैसे कोई भी मान लीजिए अचार है, तो अगर आप आम का अचार ही है तो उसमें नमक की मात्रा कितनी होनी चाहिए? वो 15 से आपकी जो है 20% के बीच होनी चाहिए। ये पूछा गया क्वेश्चन है। आगे शक्कर का उपयोग। देखिए, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जैसे आपका जेली हो गया, जेम हो गया, मार्मलेड हो गया, या फलों का रस हो गया। अगर उन्हें प्रिजर्व करना है तो निश्चित रूप से आप उसमें शक्कर की मात्रा मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं। तो वो मात्रा जो होती है वो 65 से 70% के बीच होती है। यदि आप 65 से 70% की, अगर 65 से 70% तक यदि आप जो है उनमें चीनी की मात्रा का प्रयोग कर देते हैं तो इतनी मात्रा का प्रयोग करने से जो है जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सक्रिय नहीं रह पाते हैं। इसलिए आप देखते हैं कोई भी जो खाद्य पदार्थ हम बनाते हैं उसमें चीनी का जरूर प्रयोग किया जाता है, इसलिए कि यदि वो चीनी का प्रयोग कर देने से उसके बैक्टीरिया निष्क्रिय हो जाते हैं और वो सामान काफ़ी दिनों तक आपके प्रयोग में लाया जाता है, संरक्षित होता है। और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण भी रासायनिक परिरक्षक हैं या संरक्षक पदार्थ हैं, उनका भी नाम आप जानिए, और ये बहुत ज़्यादा पूछता है। एक है आपका सोडियम बेंजोएट। देखिए, जितने भी फलों मार्केट में आप देखते हैं जो आजकल जूस आ रहे हैं सभी फलों के, चाहे आम हो, अमरूद हो, अनार हो, किसी का भी जो आ रहा है, और वो 6-6 महीने तक यूज में लाए जाते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो है सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है। और यह सोडियम बेंजोएट जो है परिरक्षण का काम करता है, संरक्षण का काम करता है, इसी वजह से वो खराब नहीं होने पाता। दूसरी चीज़ उसकी होती है कि उसकी जो है कैनिंग की जाती है, यानी किसी भी सामान को यदि खाद्य पदार्थ है या कोई रस है तो उसकी, अगर आप देखिए, 2 चीज़ें हैं पैकेज, एक होता है पैकिंग और दूसरा होता है कैनिंग। पैकिंग को बाटलिंग बोला जाता है। यदि कोई मान लीजिए रस है या कोई खाद्य पदार्थ है, अगर उसे आप शीशे के बर्तन में एक अच्छे तरीके से जो है उसकी यदि आप पैकिंग कर देते हैं तो भी जो है वो काफ़ी दिन तक सुरक्षित रहता है। तो शीशे के बर्तन में जब आप पैकिंग करते हैं किसी खाद्य पदार्थ की तो उसे बाटलिंग बोला जाता है। आपके एग्जाम में यदि बाटलिंग आ जाए क्या है तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जब हम खाद्य पदार्थों को, चाहे वो आपका जेली हो, जेम हो, कोई भी अचार हो, कोई भी खाद्य पदार्थ है, अगर आप उसको शीशे के जार में या शीशे के बर्तन में, शीशे के बोतल में जब उसकी आप पैकिंग करते हैं तो वही बाटलिंग का मतलब ही बॉटल से है। और आगे है कैनिंग का मतलब भी, कैनिंग में भी क्या होता है कि उसको केन का मतलब होता है वो शीशे का बर्तन नहीं होगा बल्कि वो टीन का होगा। तो कहने का मतलब कैनिंग का मतलब भी पैकिंग से ही है और बाटलिंग का मतलब भी किसी भी खाद्य पदार्थ की। तो जब हम उसकी कैनिंग कर देते हैं या बाटलिंग कर देते हैं तो वो खाद्य पदार्थ हमारा जो है सुरक्षित रहता है, काफ़ी दिन तक संरक्षित रहता है, उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं पहुंच पाते। उसका कारण होता है कि न वहाँ पे नमी जा पाती है, न वहाँ पे हवा जाता है। यदि वही चीज़ खुल जाता है तो जो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, कारण कि वहाँ पे नमी ज़्यादा हो जाएगी,
वहाँ पे हवा ज़्यादा लगेगा, फंगस लगने का चांस होता है। तो ये भी पूछा गया है और इसकी भी चर्चा मैंने कर दिया। अब आपको यहाँ पे दो चीज़ मैंने बताया, एक तो सोडियम बेंजोएट और एक होता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, यह भी पूछा गया है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट, ये दो ऐसे आपके रासायनिक परिरक्षक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अब थोड़ी बात कर लें, यहाँ पर भी क्वेश्चन बना है कई बार, वो है आपका किण्वन यानी फर्मेंटेशन। ये किण्वन क्या है इसे समझ लेना है। तो देखिए कुछ नहीं है, यह किण्वन एक ऐसी रासायनिक क्रिया होती है जहाँ पे शर्करा युक्त पदार्थों को सड़ाया गलाया जाता है, यानी उसका किण्वन किया जाता है और इनसे एक ऐसा पदार्थ निर्मित होता है जो पदार्थों को जो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है। जैसे यहाँ एक छोटा सा उदाहरण से हम लोग समझते हैं किण्वन के प्रोसेस को। जैसे आपने गन्ने का रस ले लिया, अब देखिए इसमें सबसे जरूरी है फर्मेंटेशन में कि वो खाद्य पदार्थ, उसी का फर्मेंटेशन होगा, ऐसे खाद्य पदार्थ का फर्मेंटेशन होगा जो शर्करा युक्त होता है। जैसे आपने अंगूर ले लिया, आपने गेहूँ ले लिया, आपने चावल ले लिया और आपने गन्ने का रस ले लिया, इन सभी खाद्य पदार्थों में आप देखते हैं शर्करा की मात्रा होती है। तो शर्करा युक्त कोई खाद्य पदार्थ है और उसको आपने सड़ा दिया, गला दिया, किण्वन करा दिया और उसके द्वारा एक ऐसा पदार्थ आपने निर्मित किया, तो जो वो पदार्थ बनता है अगर उसका प्रयोग किसी अन्य खाद्य पदार्थ में आप करते हैं तो वो परिरक्षक का काम करता है, उसका संरक्षण करता है। जैसे सिरका हो गया, गन्ने का रस आपने ले लिया, धूप में रख दिया और उसके द्वारा काफ़ी दिनों के बाद जब पैक करके रखते हैं तो उसके द्वारा एक नया प्रोडक्ट तैयार हो जाता है जिसे आपका सिरका बोला जाता है। और आप देखते हैं वही सिरका जो है बहुत सारे खाद्य पदार्थों में डाला जाता है, अचार हो गया, बहुत सारी चीज़ों में को सुरक्षित करने के लिए सिरके का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप समझ पाए होंगे। अब इसमें भी होता है एक, जैसे आपका एक मदिरा है, तो मदिरा जो तैयार होता है वो फर्मेंटेशन द्वारा ही तैयार होता है। दरअसल जब एल्कोहलिक जो फर्मेंटेशन आप करेंगे तो उसके द्वारा मदिरा तैयार होगा। अगर आप एस्टिक किण्वन कराइएगा तो वो सिरका बनेगा। जैसे गन्ने के रस से आपने सिरका बना लिया। लैक्टिक किण्वन है तो लैक्टिक किण्वन करिएगा तो उसके द्वारा अचार या दही, तो जैसे मान लीजिए दूध से दही का बनना, तो यह फर्मेंटेशन ही तो होता है। जैसे दूध है उसमें आपने जावन थोड़ा सा डाला तो वो उसमें फर्मेंटेशन हो गया, उसमें लैक्टिक किण्वन हुआ और दूध क्या बन गया, दही बन गया। तो दूध से दही का बनना आपका लैक्टिक किण्वन प्रोसेस से होता है। आप समझ पाए। अब देखिए जो बहुत महत्वपूर्ण जो है, जहाँ से 80% क्वेश्चन बनते हैं, वो आपका अब बारी आ गई, वो है आपका जेली, जेम, मार्मलेट एवं मुरब्बा को लेके, खास करके जेली, जेम एवं मार्मलेट। तो यहाँ पे समझना है सबसे पहले कि जेली क्या होता है। तो देखिए जो जेली है, ध्यान से आप इसको समझिएगा। जेली एक ऐसा खाद्य पदार्थ होता है जो पेक्टिन और एसिड युक्त फलों के निर्मित जलीय रस को शक्कर के साथ एक निश्चित अवधि तक उबाल कर उसे ठंडा करके तैयार किया जाता है। ये चीज़ समझना है। और यह एक अर्ध ठोस अवस्था में होता है। तो देखिए जेली में क्या होता है, सबसे पहले जानना है पेक्टिन। ये पेक्टिन क्या है जरा समझ लीजिए, क्योंकि पेक्टिन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है यूपी टेट जूनियर लेवल एग्जाम में पूछा गया है। देखिए पेक्टिन एक तरह का आपका घुलनशील फाइबर होता है। पेक्टिन क्या है भाई, एक तरह का घुलनशील फाइबर होता है जो फलों के रस का थक्का बनाने में सहायक है। देखिए जब भी आप जेली बनाने जाएंगे, जेम बनाने जाएंगे, तो आपको फलों के रस से या फलों के गूदे से बनाएंगे। देखिए जो जेली होती है वो फलों के रस से तैयार की जाती है और ऐसे फलों के रस से तैयार की जाती है जो एसिड युक्त हों। तो जब आप किसी एसिड युक्त फल को लेते हैं, उसके रस को निकालते हैं और उसमें आप पेक्टिन मिला देते हैं। पेक्टिन मिलाने के बाद उसमें आप शक्कर मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं। इन तीनों को मिला के जब आप गर्म करके एक निश्चित तापमान पे उसको ठंडा कर लेते हैं तो वही आपकी जेली बन करके तैयार हो जाती है। तो जेली में तीन चीज़ें प्रमुख हैं, एक पेक्टिन है, एक एसिड युक्त जो है फलों का रस होना जरूरी है और तीसरा आपका शक्कर होना जरूरी है। पेक्टिन का काम क्या होता है कि यह जो है फलों के रस का थक्का, फलों का जो रस है उसका थक्का बनाने में सहायक होता है। और दरअसल पेक्टिन प्राप्त कहाँ से होता है, यह जो है पौधों की कोशिका भित्ति के मध्य स्थित होता है। यानी पेक्टिन एक प्रकार का घुलनशील फाइबर है
और यह फलों के रस का थक्का बनाने में सहायक है। और तीसरा यह जो है पौधों की कोशिका भित्ति के मध्य पाया जाता है। अब यह भी पूछा जाता है पेक्टिन कहाँ पाया जाता है, तो पेक्टिन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो यह आप बताएंगे जो पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है उसके मध्य स्थित होता है पेक्टिन, और वही पेक्टिन जो है यूज किया जाता है। चाहे आप जेली बनाइए, चाहे आप जैम बनाइए, चाहे मार्मलेट बनाइए। तो आप पेक्टिन का भी नॉलेज हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, अब ये चीज़ समझ गए कि जेली बनाने के लिए प्रॉपर 3 चीज़ चाहिए। एक तो आपको जो है पेक्टिन चाहिए, और दूसरा जो है जेली बनाना है तो एसिड युक्त आपका फलों का रस चाहिए, और साथ में शर्करा चाहिए। इन तीनों को मिला के गर्म किया जाता है एक नियत समय तक, फिर ठंडा किया जाता है, जेली बन के प्रॉपर तैयार हो गया ये चीज़। लेकिन अब इसमें जो सबसे ज़्यादा कई बार पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो जेली है उसमें जो है कुल मिलाकर के निम्नतम कितने प्रतिशत विलेय ठोस होता है। यदि आप कोई जेली खाते हैं तो उसका जो 65% हिस्सा होता है वो विलेय ठोस होता है, और जो बचा 35% हिस्सा होता है वो तरल होता है। यानी 65 और 35 का अनुपात होता है। बहुत ज़्यादा पूछा गया है यही चीज़ कि जो जेली में जो निम्नतम कुल जो है विलेय ठोस की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, तो आपको तैयार रखना है 65%। अब हम यहीं पे जैम की चर्चा कर देते हैं। देखिए जैम में क्या है, दोनों में अंतर भी आपको पता चलेगा। जैम में भी वही होता है, इसमें पेक्टिन युक्त जो है, जब आप जो है पेक्टिन के साथ जो है आप जो है क्या करते हैं, एसिड युक्त जो फल हैं उनके गूदे को आप लेते हैं और उसमें आप शक्कर मिलाते हैं। शक्कर मिलाने, ये 3 चीज़ें वहाँ पर भी हो रही हैं। आपका पेक्टिन है, एसिड युक्त फल का गूदा रहेगा, और साथ में शक्कर मिलाएंगे। अभी मैं शक्कर का जिक्र करूँगा। अभी इन तीनों को मिला करके जब आप एक नियत तापमान पर एक नियत समय तक उसे गर्म करते हैं, फिर उसे ठंडा कर लेते हैं, तो एक तरीके से जो है अर्ध ठोस रूप में आपको एक प्रोडक्ट तैयार हो जाता है जिसे जैम का नाम दिया जाता है। अब इस जैम में अगर निम्नतम विलेय ठोस की बात की जाएगी तो वो थोड़ा जेली से ज़्यादा होता है। इसमें 68% तक जो है न्यूनतम विलेय ठोस होता है। ये चीज़ ध्यान देना है, यहाँ 65% और यहाँ 68%। क्योंकि जो जैम होता है आपने देखा होगा कि वो गाढ़ा होगा, क्योंकि वो फलों के गूदे से तैयार किया जा रहा है। पेक्टिन का काम होगा जो फलों का गूदा है उसको थक्का बना देगा। बाकी शक्कर क्यों मिलाया जाता है, अब यही सवाल आगे चल करके जो है यूपी टेट एग्जामों में बहुत बार आया है कि जैसे जो जेली है या जेम है या मार्मलेड है, उसमें परिरक्षण का काम यानी संरक्षण करने वाला उसका काम सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो उसमें रहेगा पेक्टिन। अम्ल का नाम रहेगा, उसमें रहेगा शक्कर यानी चीनी। तो ये जो चीनी मिलाई जाती है चाहे जेली या जेम में, वही जो है आपको उसके संरक्षण का काम करती है, और वही जो है बैक्टीरिया को पनपने से रोकती है, उसकी मात्रा को कम कर देती है या उसको पनपने से रोक देती है। तो जो परिरक्षण का यहाँ पे जेली, जेम और मार्मलेड में परिरक्षक अगर पदार्थ की बात होगी तो आप हमेशा शर्करा को आप टिक करेंगे। अब आते हैं थोड़ा हम लोग मार्मलेड। देखिए मार्मलेड क्या है भाई, अंतर क्या है। देखिए जेली जेम दोनों का अंतर यह है कि यह देखिए सेम चीज, देखिए जेली हुआ, जेम हुआ, मार्मलेड हुआ, सेम प्रोसेस के द्वारा बनाए जाते हैं, एक ही विधि से तीनों को तैयार किया जाता है। बट अंतर यहाँ ये है कि इसमें क्या होता है, यह एसिड युक्त फलों के रस से तैयार होती है जेली। जेम जो होता है वो उसके गूदे से तैयार होता है। और जो मार्मलेड आपका है, ये मार्मलेड में क्या है कि एक नींबू वंशीय, जैसे ऐसे प्लांट जो नींबू वंश से बिलोंग करते हैं, जैसे माल्टा हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, इस तरीके का। तो जो देखिए आता है परीक्षा में कि सबसे ज़्यादा मार्मलेड जो है किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो वो सबसे उपयुक्त जो फल होता है वो आपका माल्टा होता है। यानी माल्टा हो गया, नींबू, यानी जो भी नींबू वंशीय पौधे होते हैं उनका रस भी लिया जाता है और गूदा भी लिया जाता है। अगर रस ले लिया आपने, देखिए जो है नींबू वंशी पौधों का, आपने नींबू वंशी पौधों के फलों का आप रस ले रहे हैं या गूदा ले रहे हैं, और उसमें पेक्टिन मिला रहे हैं, और पेक्टिन मिलाने के बाद उसमें आप शक्कर मिला रहे हैं, इन तीनों को मिला करके वही बात है, आपको एक नियत समय तक गर्म करना है, फिर उसको ठंडा कर लेना है। तो इस तरीके से जो पदार्थ बन करके तैयार होगा वो आपका मार्मलेड होगा। यहाँ ध्यान देना है कि मार्मलेड में नींबू वंशीय पौधे के फलों के रस या गूदे का प्रयोग होता है। अगर मान लीजिए आपने मार्मलेड जो है रस से तैयार किया है तो उसका नाम हो जाएगा जेल मार्मलेड,
और यदि वही आपने उसके गूदे से तैयार किया हुआ है तो उसको आप बोलेंगे जेली मार्मलेड, क्योंकि वो गाढ़ा थोड़ा होगा। तो ये चीज़ आप समझ पाए। अब चलिए जो है हम लोग थोड़ा यूपी टेट एग्जाम में अभी इतनी सारी चीज़ें समझने के बाद इधर आसान हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका बाएं नहीं जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट है और साथ में यूपी टेट एग्जाम में अब तक जो पूछे गए। पहला देखिए क्वेश्चन 2014 जूनियर लेवल एग्जाम में पूछा गया, जेली बनाने में अति आवश्यक है। भाई जेली बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? कह रहा है साइट्रिक अम्ल, नमक, फल का गूदा और पेक्टिन। देखिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है जेली बनाने में वो आपका पेक्टिन है, क्योंकि पेक्टिन ही होता है जो फलों के रस का थक्का बनाता है। तो यहाँ पे सबसे जरूरी में आप पेक्टिन को मारिएगा। मुरब्बा बनाने में अनुपयुक्त फल की बात हो रही है। देखिए मुरब्बा भी जो बनता है आपको पता है वही सारी चीज़ें प्रोसेस है। तो बेल का मुरब्बा होता है, आंवला का मुरब्बा होता है, सेव का मुरब्बा होता है, संतरा का नहीं होता। देखिए ऐसे पदार्थों का आप मुरब्बा नहीं बना सकते जो आपके अर्ध तरल ठोस होंगे, कुछ ठोस होंगे उन्हीं का आप बना पाइएगा। संतरा जो है पूरा का पूरा देखेंगे तो उसमें अर्ध ठोस नहीं होता, जरा सा कुछ दिन के बाद ही वो जो है उसमें कहने का मतलब तरल की मात्रा ज़्यादा होती है, ठोस की मात्रा कम होती है। तो संतरा अनुपयुक्त है। आगे है जेली में कुल कितना प्रतिशत घुलनशील ठोस होता है? वही बात हो गई, निम्नतम विलेय पदार्थ की बात हो गई जेली में। यह उसको कह रहा है कि कितना प्रतिशत घुलनशील ठोस पाया जाता है, यानी ऐसा ठोस जो घुलनशील होता है। जेली में हमने बताया 65%, यानी 65 और 35 का अनुपात होता है। 65% ठोस होगा और 35% द्रव होगा। आगे है जेली बनाने में प्रयुक्त पेक्टिन का कार्य क्या है? बस वही चर्चा हम लोग कर लिए हैं कि जेली बनाने में जो पेक्टिन, देखिए जेली बनाने में प्रयुक्त जो पेक्टिन है उसका कार्य क्या है? तो उसका जो कार्य होता है वो फलों के रस का थक्का बनाना। आगे है नींबू के फल में पाए जाने वाली अम्ल, वो है आपकी नींबू के फल में आपकी सिट्रिक अम्ल पाई जाती है। बहुत ज़्यादा है। देखिए मार्मलेड बनाने में सर्वाधिक उपयुक्त आपका जो है पदार्थ, सर्वाधिक उपयुक्त फल की बात हो रही है। देखिए मार्मलेड बनाने में सर्वाधिक उपयुक्त जो फल है वो आपका माल्टा होता है। ये 2018 में आपका पूछा गया। देखिए आगे जेली बनाने में ध्यान दीजिएगा, जेली बनाने में परिरक्षक का प्रयोग होता है। किस चीज़ का? पेक्टिन है, शर्करा है, सल्फाइड है या सोटू। चूंकि परिरक्षण की बात हो रही है, संरक्षित करने वाले पदार्थ की बात हो रही है, तो वो आप यहाँ पे शर्करा को, जेली हो, जेम हो, मार्मलेड हो, आपका मुरब्बा हो, इनमें यदि परिरक्षक पदार्थ की बात की जाएगी, सुरक्षा करने वाले पदार्थ की बात की जाएगी, तो वो आपका यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे आपका होगा शर्करा यानी चीनी। आगे है, देखिए एक चीज़ ध्यान देना है, नमक हो गया, खाद्य तेल हो गया। नमक एवं खाद्य तेल सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। देखिए जितने भी अचार होते हैं उसमें आप देखते हैं नमक और तेल का प्रयोग किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है, ये दोनों एक तो टेस्ट बढ़ाएंगे, दूसरी चीज़ ये होता है कि इनके प्रयोग से जो है अचार का जो है संरक्षण होता है। ये परिरक्षण करने वाले पदार्थ हैं और बैक्टीरिया को पनपने से रोक देते हैं, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को कम कर देते हैं। आगे है कि जैसे एक है कि स्वैस किस प्रकार के फलों से बनाया जाता है? तो जो स्वैस है वो नींबू एवं संतरा से बनाया जाता है, यानी नींबू वंशी पौधों से बनाया जाता है। शीत गृह हुआ या रेफ्रिजरेटर में फल एवं सब्जियों का तापमान कितना रखना उपयुक्त माना जाता है और काफ़ी दिनों तक वो जो है स्वस्थ रह सकती हैं, स्वच्छ रह सकती हैं। देखिए रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर आपके घर में जो यूज होता है उसका अगर आप 3.9 डिग्री सेल्सियस से आप 7.2 डिग्री सेल्सियस के बीच रखते हैं तो ये जो आपका टेम्परेचर है, इतना टेम्परेचर बहुत ही यूनिक टेम्परेचर है और यहाँ से फल एवं सब्जियों का संरक्षण किया जा सकता है अच्छे से। देखिए फलों के रस में सोडियम बेंजोएट का कितना, देखिए कोई भी फल का रस, मैंने बताया कि जैसे सभी फलों का रस आजकल मार्केट में आ रहा है तो उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में सोडियम बेंजोएट मिला करके सुरक्षित किया जाता है। किसी में सिट्रिक अम्ल भी मिलाया जाता है, या तो अम्ल मिलाएंगे या सोडियम बेंजोएट। तो इसका कितना प्रतिशत मिलाया जाता है? तो वो होता है 0.06 से लेकर के 0.10% के बीच ये होता है। साथियों ये रहा, आपने देखा इस वीडियो में कि वास्तव में फलों का संरक्षण के क्या उद्देश्य हैं, इसके क्या सिद्धांत हैं, इसकी कौन सी विधियां हैं। भौतिक विधियों को आपने जाना, रासायनिक विधियों को जाना, कुछ रासायनिक पदार्थ आपने देखा, नमक, खास करके नमक,
अम्लें, नमक और चीनी की बात, नमक हो गया, चीनी हो गया, अम्लें हो गई, चाहे सोडियम बेंजोएट हो गया, चाहे सिरका हो गया, चाहे टार्ट्रिक अम्ल हो गई, या चाहे आपका तेल हो गया, ये जितने भी पदार्थ हैं यही खाद्य पदार्थों का यानी फल एवं सब्जियों का संरक्षण करने में प्रयोग में लाए जाते हैं। जेली, जेम एवं मार्मलेट से संबंधित जितने भी प्रश्न थे बहुत ही यूनिक तरीके से मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने का काम किया। साथियों, मैं आशा ही नहीं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसके पहले की वीडियो आप जाके जरूर देख लीजिएगा, एक दो वीडियो इस पे और लाने की जरूरत होगी। कुल मिला जुला करके जो आपका 8वां उद्यान विज्ञान व फल संरक्षण है, जो कुछ अभी बचे इसमें टॉपिक रह गए हैं उनकी चर्चा मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। साथियों, मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं तो आपका फर्ज बनता है और इस समय आप चैनल पे लगातार बने रहें। यूपी टेट एग्जाम से जुड़ी जो है जबरदस्त वीडियो, चाहे वो प्राइमरी लेवल की होगी, चाहे जूनियर लेवल की होगी, चाहे मैथ किसी भी सब्जेक्ट से होगी, आपको वीडियो डेली का डेली एक आपको मिलेगा। साथियों, यदि आप नए हैं, अभी तक आपने लर्निंग अड्डा 21 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्यारा सा कमेंट दीजिएगा, एक कमेंट तो आप दे दीजिए, लाइक तो दे दीजिए, कम से कम लाइक आप दीजिए, कमेंट करिए। साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।